हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्मिता। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दिवाली की सफाई का स्टेप बाय स्टेप जो भी मैंने अपने घर में किया वो, और लास्ट में थोड़ी सी जो डेकोरेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। दिवाली का टाइम है, सभी बिजी हैं अपने अपने कामों में, तो इस बार मैं दिवाली से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। इस वीडियो में मैंने 1 वीक का जो कुकिंग एंड क्लीनिंग का पार्ट है वो ऐड किया है। तो आपको ये वीडियो हो सकता है छोटी दिवाली या फिर दिवाली के दिन ही मिले, तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए माँ लक्ष्मी बहुत सारी खुशियां लेके आए इस साल के लिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको जरूर पसंद आएगा। इस बार की जो दिवाली क्लीनिंग है वो मैंने काफ़ी पहले शुरू कर दी थी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने काम शुरू किया था ताकि मैं ओवरबर्डन नहीं हूँ और बहुत जल्दी फिर हेल्थ इशू शुरू हो जाते हैं। तो मैंने इस बार क्या किया, कोई भी एक एरिया एक दिन में ले लिया या 2 एरिया जिसको मैं डीप क्लीन करती थी, साथ ही उसको डी क्लटर भी करती थी, क्योंकि अगर क्लीनिंग हम कर लेते हैं और डी क्लटर नहीं करते हैं ना तो सारा का सामान फिर उसी जगह चला जाता है और फिर वो जगह और भी ज़्यादा मेस्ड अप हो जाती है जब तक कि आप फाइनल क्लीनिंग तक पहुंचते हैं। तो आज मैंने लिया है अपना ड्रेसिंग टेबल। तो ड्रेसिंग टेबल मेरा प्रॉपर उस तरह से नहीं है, खुला कुछ नहीं है एक्चुअली। मिरर के पीछे मैंने ये थोड़ा सा स्पेस बनाया हुआ है जिसमें मेरा पूरा सामान रहता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ हैंग करने के लिए भी हुक्स लगाए हुए हैं ताकि जो भी ज्वेलरी हम आर्टिफिशियल पहनते हैं उसको इमीडिएटली बॉक्स में रखने की ज़रूरत ना पड़े, उसको हैंग कर सकते हैं। साथ ही इस तरह के कुछ बास्केट्स मैं इसमें यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारी रैंडम चीज़ें अपनी जगह से इधर उधर थी और कुछ चीज़ें मुझे हटानी थी। यहाँ पर ये बिंदी के जो शीट आती हैं ये बहुत चौड़े साइज़ की थी और इसमें अच्छे से फिट नहीं होती थी, तो मैं इधर उधर इनको रख देती थी। तो इस बार मैंने क्या किया, साइड से इनको कट किया ताकि जो ये ऑर्गेनाइज़र मैं यूज़ कर रही हूँ ना इसमें ये फिट आ जाए। तो इस तरह से ना इनकी विड्थ कम हो गई और ये बहुत ईजीली इसमें आ जाते हैं। तो अब इनको इधर उधर नहीं रखना पड़ेगा मुझे। इसी तरह से नेल पेंट भी काफ़ी सूख जाते हैं, कुछ ख़राब हो जाते हैं, वो भी मैंने हटाए, उनको अरेंज किया। तो इस तरह से एक सेल्फ में मेरी ये बिंदी की शीट्स और नेल रिलेटेड जितना भी मेरे पास सामान है ना वो सब मैंने अरेंज कर दिया। इस तरह से एक साथ पूरा सामान भी मेरा बिखरा नहीं है और थोड़ा थोड़ा करके डीक्लटर भी हो गया और अरेंज भी हो गया। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे अलग अलग सेक्शन है इसमें बने हुए। तो एक जगह पे मैंने स्किन केयर का रख दिया, एक तरफ मेकअप का, एक तरफ ऐसा सामान जो मुझे बहुत कम यूज़ में आता है वो ऊपर रख दिया। यहाँ पर इस तरह से ये लिपस्टिक और लाइनर वगैरह जो भी आते हैं वो इस ऑर्गेनाइज़र में बहुत अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। तो इसमें मैंने इसलिए ज़्यादा रख दिए, इतने मैं यूज़ नहीं करती हूँ बट फिर भी डिस्प्ले में रहते हैं तो वो यूज़ हो जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जो मेरा सनस्क्रीन है और जो मेरा मॉइस्चराइज़र है वो साथ में रख दिया है। नीचे जैसे मैंने आपको दिखाई दिया था नेल पेंट और बिंदी शीट है, नेल पेंट मैं बहुत यूज़ करती हूँ तो ये यहाँ पर है। इसके नीचे वाले जो 2 और 3 सेक्शन है वहाँ पे मेरे टूल्स हैं या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो मैंने इस तरह के पाउचेज़ में रखी हुई हैं। तो नीचे के 3 सेक्शन झुक के निकालना होता है सामान, तो वहाँ पर मैं रेगुलर यूज़ का नहीं रखती हूँ, ऊपर सारा रेगुलर यूज़ का है। और यहाँ पर मैंने इस तरह के हुक लगाए हुए हैं जो बैंगल्स हमने पहनी होती है उन्हें अरेंज करने के लिए। तो इस तरह से काफ़ी अच्छे से ये ऑर्गेनाइज हो गया है। नेक्स्ट डे मैं आ गई थी लिविंग रूम में। तो लिविंग रूम में उससे पहले करवा चौथ था, तो करवा चौथ के दिन मैंने यहाँ पे काफ़ी, करवा चौथ से पहले इनफैक्ट यहाँ पे काफ़ी सारी क्लीनिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। जो कवर वगैरह उनको चेंज कर दिया था और काफ़ी सारी चीज़ें जो अरेंज करनी थी वो कर दी थी मैंने यहाँ पे। बट आज मुझे प्रॉपर इसको डीप क्लीन करके अरेंज करना था। तो यहाँ पर ऊपर से तो मुझे ऐसे इसको क्लीन नहीं करना है बट मुझे वैक्यूम करना है सोफ़ा हटा के, साथ ही जो जाले वगैरह बन जाते हैं ना उनको मैं यहाँ पे क्लीन करने वाली हूँ। और इसके साथ ही यहाँ पे कर्टन मैंने जो पुराने वाले थे वो धोने डाल दिए थे, तो यहाँ पर नए कर्टन आने वाले हैं इसकी जगह पे। तो ये देखिए सबसे पहले तो सोफ़ा हटाया मैंने, सोफ़ा का कवर ऑलरेडी मैंने क्लीनिंग के लिए डाल दिया था तो ये मैंने नए बिछाए हुए हैं। ये मैंने करवा चौथ से एक दिन पहले ही कर दिया था। इसके बाद सोफ़ा भी क्लीन कर दिया है, डीप क्लीन कर दिया है, बट पीछे और जो नीचे गंदगी रह जाती है ना और थोड़े से जाले वगैरह, क्योंकि पर्दे हटे हैं, आज पर्दे मैंने वॉश के लिए डाले हैं, तो वो सारी चीज़ें आज मैं करने वाली हूँ। इसके साथ ही सोफ़े के पीछे दो सेल्फ लगी हुई हैं, इसमें रेगुलर बेसिस पे क्लीनिंग नहीं हो पाती है, यानी कि डस्टिंग रेगुलर में नहीं होती है। 2 हफ्ते में एक बार मैं यहाँ पर जाके क्लीनिंग करती हूँ। तो आज ये वाला पोर्शन भी मुझे क्लीन करना था क्योंकि दिवाली के टाइम तक फिर से ना जाले वगैरह धूल तो बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि बिल्कुल विंडो के पास ये सेल्फ है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें भी मैंने अच्छे से इनकी डस्टिंग करके इनको रीअरेंज कर दिया है।
इसके बाद आती है जाली की बारी, और ये देखिए जाली में इतनी ज़्यादा धूल थी ना जो दिखती नहीं है नेकेड आई से, क्योंकि कर्टन्स रहते हैं तो हमें इतना ध्यान नहीं जाता। जब कर्टन हट गए उसके बाद यहाँ पे देखिए इतनी धूल थी ना इसमें। तो पहले तो जो बाहर की तरफ वाली जाली थी उसको तो मैंने इस तरह से ड्राई क्लीन किया और सोफ़े को हटा दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसमें सोप वाला पानी लिया और उससे मैंने इसको क्लीन करना शुरू किया, तो बहुत ही ईजिली ये क्लीन हो गई थी। यहाँ पर ये जो टूल मैं यूज़ कर रही हूँ ना जाली साफ़ करने के लिए, ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा। एक तो जाली बहुत अच्छे साफ़ हो जाती है और बिना किसी मेहनत के। तो ये मैंने 2 ही 3 बार स्ट्रोक दिए होंगे और ये बिल्कुल साफ़ हो गई। इसको ड्राई आप ना करें क्योंकि धूल उड़ती है थोड़ी बहुत, तो इधर उधर जाती है। गीला करके करेंगे तो बहुत अच्छे से हो जाता है। इसके बाद आ जाता है ग्लास की बारी। तो ग्लास भी इसी से बहुत अच्छे से हो जाता है। ये सोप वाला पानी मैंने बना रखा है, तो इसके एक तरफ स्पॉन्ज टाइप का लगा हुआ है जिससे मैंने जाली को क्लीन किया था और इसी से मैं ग्लास को भी क्लीन कर रही हूँ, और दूसरी तरफ इसका वाइपर बना हुआ है। तो इस तरह से सोप को पहले अप्लाई कर दीजिए और जो भी दाग वगैरह ना वो एक बार रगड़ दीजिए अच्छे से। उसके बाद इसको आप जो सेकंड साइड इसके वाइपर लगा हुआ है उससे क्लीन कर दो, तो बहुत ही ईजिली क्लीन हो जाता है बहुत ही कम टाइम में, और आपको कोई अलग से कपड़ा वगैरह रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ इसी एक टूल की हेल्प से आप पूरी ग्लास विंडो को क्लीन कर सकते हैं। तो इसी तरह से आज पूरी ग्लास विंडो भी क्लीन की है मैंने, और इसके बाद ये देखिए विंडो एकदम क्लीन हो गई। कहीं कहीं पे हल्का सा हमें इम्प्रेशन दिखाई पड़ता है ना, तो उसके लिए कोई माइक्रोफाइबर का क्लॉथ लेके आप उसी स्पेस को ऐसे रब करेंगे, क्योंकि मॉइस्चर तो रहता ही ग्लास में, तो बहुत ईजिली वो भी क्लीन हो जाता है। कई बार हम जब उस तरफ से देखते हैं तो इस तरफ दाग दिखते हैं और इस तरफ से जाके उस तरफ दाग दिखते हैं, तो वो रहता ही है थोड़ा सा। तो उसको आप कपड़े की हेल्प से कर देंगे ना, तो वो पानी अगर दोबारा लगाएंगे तो फिर वो दाग बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से मैंने इसको एक कपड़े की हेल्प से क्लीन कर दिया। और नीचे आप पानी देखेंगे ना, आपको अंदाज़ा लगेगा कितना गंदा था, ये बिल्कुल काला पानी नीचे है। तो अभी पोछा वगैरह नहीं लगाए, तो मैंने इसलिए पहले जाली साफ़ कर दी है। इसके बाद यहाँ पर ये जो चेस्ट ऑफ ड्रॉर है इसको भी मैंने थोड़ा सा टिल्ट किया है, और उसके बाद इसके पीछे से भी मैंने क्लीनिंग करना शुरू किया है, क्योंकि जितनी भी धूल होती है ना सारी इन फर्नीचर के पीछे चली जाती है जो रेगुलर बेस पे हम क्लीन नहीं कर पाते। तो जब ऐसी डीप क्लीनिंग करनी होती है तो मैं फिर उसको हटा के इस तरह से प्रॉपर क्लीन करती हूँ। तो इस तरह से मेरा लिविंग रूम बिल्कुल क्लीन हो गया है। मैंने ऑलरेडी एक चेकलिस्ट बना दी थी मेन काम की, कि जाले हटाने हैं, जाली साफ़ करनी है, सोफ़ा हटा के क्लीन करना है, ये सारा लिख दिया था। तो कोई भी चीज़ मिस नहीं हुआ और अच्छे से डीप क्लीन हो गया है। कर्टन्स अभी आयरन होने बाकी हैं, तो वो जब आयरन होके आएंगे उसके बाद मैंने लगा दूंगी। अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही ओपन रखेंगे ताकि थोड़ा एरी एरी सा लगे और काफ़ी क्लीन लग रहा है, तो काफ़ी संतुष्टि सी भी होती है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा काम जब निपटता रहता है। और ये वाले जो आप देख रहे हैं ना सोफ़ा कवर, ये मैंने खुद ही DIY किए थे। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता होगा। तो वो वाले मैंने आज बिछाए बहुत दिनों बाद। तो ये देखिए कर्टन भी मेरे आयरन हो रहे हैं। शाम के टाइम मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली तो ये मैं खुद आयरन कर रही हूँ और कुछ मैंने आयरन करने के लिए बाहर दिए हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने कर्टन भी लगा दिए थे। मैं आपको इवनिंग में ये क्लिप दिखा रही हूँ। साथ ही मैंने इस साइड टेबल पे थोड़ी सी डेकोरेशन की है। ये जो लैम्प है ये DIY किया था ऑलरेडी मैंने लास्ट ईयर, बहुत अच्छा लगता है ये। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी सी लालटेन मेरे पास थी, उसके अंदर मैंने ये लकी बैम्बू का जो प्लांट है वो लगा दिया है और बहुत ही अच्छा इसके अंदर लग रहा था, क्योंकि इसके अंदर इतनी बड़ी कैंडल तो मेरे पास थी नहीं लगाने के लिए। तो मैंने इस तरह से किया। बेडरूम क्लीनिंग में हमने इस बार प्लान किया था कि दोनों बेडरूम में हम कलर भी करेंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पाया। बट अनंत के रूम में हमने खुद से कलर किया चेंज। आप देख सकते हैं अभी मैंने इसका बेड खिसकाया है और बेड के पीछे इतनी सारी गंदगी, क्योंकि इतने हैवी होते हैं ना बेड, रोज़ रोज़ तो खिसकते नहीं हैं। तो सबसे पहले तो मैंने वैक्यूम किया इसको अच्छे से, और वैक्यूम होने से इतना आराम रहता है ना कि जो भी चीज़ आप हटाओ उसको, फिर पहले क्या होता था झाड़ू लगाओ फिर उसको उठाओ फिर पोछा लगाओ, ये सारी चीज़ें चलती रहती थी। बट अब सिंपल वैक्यूम करने से ही काम चल जाता है। तो अच्छे से सारी चीज़ें, और फिर कूड़ा ना एक जगह से दूसरी जगह उड़ता भी नहीं है, बस वैक्यूम किया और क्लीन हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको पेंट किया था। पेंट का मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, मैं आपको यहाँ पे वॉल दिखा रही हूँ। और ये हमने सेंटर में सारा सामान कर दिया था और सारी वॉल हमने बहुत अच्छे से पेंट की। और यहाँ पे उसका जो भी पेंटिंग वगैरह लगी थी वो हमने नहीं हटाई है, बाकी चीज़ें हमने इस तरह से पेंट कर दी। तो इसका रूम काफ़ी अच्छा और क्लीन लग रहा था। वो मैं आगे किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। नेक्स्ट डे हम आगे थे किचन क्लीनिंग के लिए। किचन में एक्चुअली इसमें भी 3-4 दिन लगे हैं। फर्स्ट डे मैंने कुछ जो लाइट फिक्सर थे वो क्लीन किए। इनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाती, चाहे आप कितना भी वाइप करते रहो, तो इनको भी मुझे डीप क्लीन करना था।
ये मैंने होममेड जो वाइप बनाए हुए थे विनेगर और डिश लिक्विड के साथ कपड़ा भिगो के रखा था, उसकी हेल्प से ही मैंने सारे फिक्सचर क्लीन किए। इस तरह से ना बहुत इजी हो जाता है जब हमने ये वाइप बनाए होते हैं। बस एक वाइप निकालिए, क्लीन कीजिए और उसको थ्रो कर दीजिए। आपको बहुत सारे सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये सारे लाइट फिक्सचर्स और जो भी सनमाइका वगैरह ना, वो सारी मैंने इसी से क्लीन की है। तो मैंने कोई भी सोल्यूशन नहीं बनाया। विनेगर डिश लिक्विड है इसमें, और चाहे तो आप थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी हल्का सा डाल सकते हैं और रिएक्ट करें। बस उसके बाद आप इसको निकाल लीजिए। तो ये बना के रखे हुए थे मैंने, काफ़ी दिनों से बने हुए, एक्चुअली अब 1-2 ही रह गए। तो इस बार ये सारे ख़त्म हो गए। फिर दोबारा बनाऊंगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो इसी की हेल्प से सारे लाइट फिक्सचर्स वगैरह मैंने क्लीन कर लिए हैं। किचन की क्लीनिंग के लिए डीप क्लीनिंग तो बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर जो क्रॉकरी यूनिट थी मेरी 2, उनको मुझे क्लीन करना था, क्योंकि उसमें सामान बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो गया था। क्योंकि जो चीज़ें निकलती हैं फिर वो कहीं और रखी जाती हैं, इस तरह से सेट पूरे बिगड़ गए थे। तो वो सारी चीज़ें मैंने इस बार की हैं। तो यहाँ पर मैंने सारी जो क्रॉकरी है उनको अरेंज किया उस हिसाब से कि वो एक साथ रहें सारी चीज़ें। जैसे जो कप्स के सेट हैं या ग्लास के सेट हैं वो सारे एक साथ रहें, ताकि जब उनकी ज़रूरत पड़े तो पूरा सेट मुझे एक साथ मिल जाए। क्योंकि फेस्टिवल्स पे क्या होता है, आपके घर पे जस्ट गेस्ट आते रहते तो आपके फिर एक सेट 2 सेट इस तरह से निकलते रहते हैं, और अगर आपको एक जगह पे नहीं है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन उनको ढूंढने में उस टाइम पे हो जाती है। तो मैंने फिर सारी चीज़ें सेट के अकॉर्डिंग रखी। क्लीन तो थी ऑलरेडी ये, कुछ कप्स वगैरह ऐसे थे जो मुझे डिश वॉशर में डालने थे, उनको एक बार जस्ट रिंस किया और फिर मैंने लगा दिया। उसके बाद साथ ही जो कैबिनेट में क्लीन करती जा रही थी उसको बाहर से भी मैं वाइप करती जा रही थी, ताकि मुझे बाद में अलग से इनको वाइप ना करना पड़े। तो इस तरह से काफ़ी ईजी हो गया था मेरा काम। और ये काम मैं रोज़ मेड के आने से पहले या और जब वो आती है उसके साथ साथ ही करती थी। कैबिनेट्स में से भी कुछ कैबिनेट्स थी जो मुझे क्लीन करनी थी। जैसे यहाँ पे जो ऑयल कैबिनेट है मेरी बिल्कुल गैस के ऊपर, वो मुझे क्लीन करनी थी, वो मैंने यहाँ पे क्लीन की है। तो ये देखिए इस तरह से। और कुछ जो बर्तन है ना बड़े, उनको मुझे ऊपर की तरफ रखना था, तो वो मैंने बस इस तरह से उनकी जगह बदली है। बाकी क्लीनिंग की ज़रूरत ऐसा सच नहीं थी। तो इस तरह से देखिए 3 कैबिनेट हैं ऊपर। ये इनके ऊपर ना चढ़ के एक्चुअली सामान निकालना होता है। तो बेकिंग की जितनी भी ये ट्रे वगैरह हैं सब यहाँ पे रखी मैंने, और साथ ही अपना इडली मेकर भी ऊपर ही, जो मल्टी कढ़ाई है वो भी ऊपर ही रख दी, क्योंकि पता होता है तो आप स्टूल लगा के निकाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर न्यूज़पेपर मैंने लगाया, क्योंकि जो ऑयल की बॉटल है ना उनके नीचे कितना भी आप एंटी स्किड मैट बिछा दो वो भी ऑयली हो जाता है, फिर आपको थ्रो ही करना पड़ता है उसे। जैसे मैंने अभी जो मैट बिछाई हुई थी ऑलरेडी, वो मुझे हटानी पड़ी, तो वो मैंने हटा दिया। फिर मैंने न्यूज़पेपर ही लगाया, और उसके ऊपर ये होता है कि आप बीच में ना न्यूज़पेपर चेंज कर सकते हैं। आपको थ्रो करने में ज़्यादा वो नहीं रहेगा कि आपको उसको क्लीन करना है या कुछ। इसके साथ ही जो मस्टर्ड ऑयल भी ख़त्म हो गया था, तो उसको भी मैंने फिल कर दिया है। ये 2 लीटर की बॉटल होती है और 2 जार इससे फिल हो जाते हैं। तो ये सारा सामान फिर मैंने अच्छे से क्लीन करके रीअरेंज कर दिया है। चीज़ें एक बार आप हटा के उनको डीक्लटर करके रीअरेंज करते हैं ना, तो आपको पता रहता है कि कौन कौन सी चीज़ें, जैसे मिल्क मेड वगैरह अभी यूज़ होने वाला है दिवाली पे, तो मैंने यहीं पर रखा है ताकि नज़र में रहे और इजीली यूज़ भी हो जाए। इसी तरह से कुछ सॉस की बॉटल्स थी जो मुझे इस बीच ख़त्म करनी थी, वो मैंने आगे रखी हैं। यहाँ पे पूरा ऊपर जो सामान है वो भी इसी तरह से अरेंज किया जिस तरह से उनकी ज़रूरत पड़ती है। मुझे सौंठ बनानी थी और मैं सोची थी इमली मंगानी है, बट क्लीनिंग करते करते मुझे ये आधा पैकेट इमली का भी मिल गया, जिसे मैंने नमक लगा के रखा हुआ था। मैंने आपके साथ एक टिप भी शेयर की थी कि नमक लगा के रखते हैं तो इमली ख़राब नहीं होती। कलर ज़रूर थोड़ा डार्क हो जाता है बट ख़राब नहीं होती। इसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था, उसके बाद अच्छे से इसको छान लिया और फिर कुछ मसाले डाल के मैंने आपके साथ शेयर की हुई है। सौंठ की रेसिपी बहुत ही सिंपल है, जितनी इमली लें उतना ही गुड़ आपको लेना है, या चीनी जो भी आपको पसंद हो। थोड़ी चीनी थोड़ा गुड़ करके भी कर सकते हैं, और उसको अच्छे से पका लेना है। उसमें फिर थोड़े से मसाले ऐड करें, और जब वो थोड़ी सी थिक हो जाए, थिक को आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कि स्पून के पीछे एक लेयर जब बनने लग जाए ना, बस आपकी ये सौंठ बनकर रेडी है। बॉईल करते रहना है, कम से कम 20 से 25 मिनट लगते हैं। धीमी आंच पे आराम से बनाइए। जितना अच्छे से कढ़ेगी सौंठ उतना टेस्टी रहेगा वो। इसके ऊपर आप किशमिश और मगज डाल सकते हैं, वो आपकी अपनी पसंद है। नेक्स्ट डे मैंने बनाई थी थोड़ी सी चॉकलेट, तो यहाँ पर ये चॉकलेट मैंने मेल्ट की है। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर चॉकलेट है। ये मार्केट में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की ही मिल जाती है आराम से, नहीं तो आप फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। इसको बस मैंने मेल्ट किया, और इसके साथ यहाँ पर ये जो पॉपअप आते हैं ना, जो मुंह में डालते ही पॉप हो जाते हैं, ये मिलते हैं इजीली मार्केट में, तो वो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं बीच बीच में, ताकि जब चॉकलेट खाएं तो बिल्कुल प्लेन नहीं लगे। इसके साथ ये जो डार्क चॉकलेट है, इसका और पिंक का भी एक कॉम्बिनेशन मैंने बनाया, जिसके बीच में मैंने पान फ्लेवर ऐड किया है, यानी कि जो पान का मुखवास आता है ना, वो मैंने उसके बीच में ऐड कर दिया था। तो काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन आप ड्राई फ्रूट के साथ बना सकते हैं, या
कोकोनट के साथ बना सकते हैं, या कंडेंस मिल्क या कोकोनट का एक वो बना के आप मिक्सचर बना के वो भी ऐड कर सकते हैं। कैरामल के साथ बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप चॉकलेट में ऐड कर सकते हैं। तो मैंने बेसिक चॉकलेट जो बनानी आपके साथ शेयर की हुई है वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी फ्लेवर वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे जब आपके पास डार्क चॉकलेट होती है ना, तो उसमें अगर आपको उसको माइल्ड करना है थोड़ा सा, तो वाइट चॉकलेट ऐड कर सकते हैं उसमें, तो वो बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए चॉकलेट बनकर कुछ रेडी हैं। अगर आपके पास मोल्ड नहीं है तो भी आप इसको स्प्रेड करके इस तरह से बना सकते हैं। फाइनली हम पहुंच गए हैं धनतेरस वाले दिन, और धनतेरस की मॉर्निंग है ये। तो सुबह सुबह मैं बना रही हूँ दही बड़े, क्योंकि घर पर गेस्ट आना शुरू हो जाते हैं धनतेरस से, क्योंकि दिवाली देने और हम लोग भी कहीं जाते हैं। तो थोड़ा थोड़ा काम मैं निपटा के जा रही हूँ, क्योंकि ये दही बड़े बन जाएंगे एक बारी तो फिर ये आराम से इनको असेंबल करना ईजी रहता है। सौंठ मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, ग्रीन चटनी भी मैं बनाऊँगी आज ही। तो यहाँ पर ये दही बड़े का जो मिक्सचर है वो मैंने रेडी कर दिया था, दाल वाल भिगो दी थी रात में, बस सुबह अभी मैं फ्राई करके इनको रख दूँगी और इनको मैं हींग के पानी में सोख करके छोड़ दूँगी। तो इस तरह से दही बड़े रेडी हो जाएंगे। और शाम क्या आफ्टरनून का ही टाइम है, अभी आप बाहर देख रहे हैं धूप है, तो उस टाइम पे मैंने लिविंग रूम को थोड़ा सा डेकोरेट किया है। आज धनतेरस से तो प्रॉपर कैंडल वगैरह नहीं लगाई है, बट थोड़ी थोड़ी लाइटिंग मैंने कुछ कुछ कॉर्नर्स पे कर दी है, ताकि एक फेस्टिवल वाली वाइब आ जाए। बस इस तरह से रहा मेरा पूरा क्लीनिंग, कुकिंग और सारी चीज़ें इस दिवाली। और कुछ कुकिंग तो अभी दिवाली के फेस्टिवल के दिन होने ही वाली है, तो अगर मौका मिला तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये जो केटल मैं आपको दिखा रही हूँ ये मैंने स्पेशली इस बार धनतेरस के लिए ली है। बर्तनों में मैंने और कुछ नहीं लिया, ज़रूरत नहीं थी। तो ये केटल मुझे अच्छी लगी तो मैंने ये परचेज़ की है धनतेरस के लिए। और बस अभी थोड़ा सा पूजा के लिए कुछ बनाया है, और आज हम लोगों को खाना नहीं बनाना क्योंकि हमारी सोसाइटी में है पार्टी। तो बस आप सभी को भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय कीजिएगा, और आने वाला साल आपके लिए खूब सारी खुशियां भी लेके आए। माँ लक्ष्मी आप सभी के ऊपर इसी तरह से अपना आशीर्वाद बना के रखे। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, हैप्पी दिवाली।